सामाजिक विज्ञान अध्याय 4 इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के मध्य एक अनवरत संवाद है। यह संवाद है आज के समाज एवं कल बीते समय के समाज के मध्य। हम अतीत के आलोक में ही वर्तमान समाज को पूर्णतः समझ सकते हैं। E.H. कार द्वारा लिखा गया। महत्वपूर्ण प्रश्न। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली ऐसे संग्रहालयों में अतीत से संबंधित उन वस्तुओं जैसे मूर्ति, सिक्के और आभूषण आदि को संरक्षित किया जाता है जो हमें अपने इतिहास को समझने में सहायक सिद्ध होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न। हम ऐतिहासिक काल की गणना किस प्रकार करते हैं? इतिहास को समझने के लिए विभिन्न स्रोत हमारी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं? आदि मानव किस प्रकार रहते थे? हम अतीत का अध्ययन किस प्रकार करते हैं? आपकी अपने अतीत की सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? क्या आपको याद है कि उस समय आपकी आयु क्या थी? संभवतः 5 या 6 वर्ष पूर्व तक यह भी सभी स्मृतियाँ आपके अतीत का हिस्सा हैं। आपको क्या लगता है अतीत को समझने से हमें वर्तमान विश्व को समझने में कैसे सहायता मिलेगी? इतिहास। मानव के अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। आपको विज्ञान की कक्षा में पता चलेगा कि पृथ्वी का एक बहुत ही लंबा इतिहास है जिससे हम मानवों को इतिहास नवीनतम और एक छोटा सा भाग है। पृथ्वी पर जीवन के विकास उद्भव के कुछ प्रमुख चरणों के समय रेखा को दर्शाया गया है। ब्लू कलर से अरबों वर्षों का पूर्व है, ग्रीन कलर से वर्ष पूर्व है और इस कलर से करोड़ों वर्ष पूर्व को दर्शाया गया है। प्राथमिक कोशिकाएं पृथ्वी है। वातावरणीय ऑक्सीजन, जीवाणु, स्पंज एवं कवक, प्रवाल, मछली, कशेरुकी, फिर उभयचर कीट, शार्क, सरीसृप और डायनासोर, पक्षी, स्तनपायी, फूल एवं मधुमक्खी पालन आदि मानव, अग्नि, होमो सेपियंस मानव और लेखन। अनेक लोग पृथ्वी के इतिहास का अध्ययन करते हैं। उनमें से कुछ लोग पृथ्वी की सतह के नीचे के रहस्य को जानने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। इस तरह वे पृथ्वी के अतीत के साथ ही हमारे अतीत को भी समझने में सहायता करते हैं। भूविज्ञानी, जीवाश्म विज्ञानी, मानव विज्ञानी और पुरातत्व विज्ञानी। जीवाश्म क्या होते हैं? जीव जंतुओं के पद चिन्हों या पौधों के अवशेष चिन्हों को किसी की मृदा अथवा शिलाओं की परतों के बीच संरक्षित पाए जाते हैं। ऊपर दिए गए 4 चित्रों में प्रदर्शित किया जा रही गतिविधियों का अवलोकन कीजिए। भूविज्ञानी पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों जैसे मृदा, पत्थरों, पहाड़ियों, पर्वतों, नदियों, महासागरों एवं पृथ्वी के अन्य हिस्सों का अध्ययन करते हैं। जीवाश्म विज्ञानी जीवाश्म के रूप में करोड़ों वर्ष पूर्व के पेड़ों, पशुओं एवं मानवों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं। मानव विज्ञानी मानव समाजों एवं संस्कृतियों के अतीत से लेकर वर्तमान तक अध्ययन करते हैं। पुरातत्व विज्ञानी मानव, पौधों एवं पशुओं द्वारा अपने पीछे छोड़े गए अवशेषों जैसे उपकरण, घड़े, पात्र, मनके, मूर्तियाँ, खिलौने, हड्डियाँ, पशुओं और मानवों के दांत, जले हुए अनाज, घरों एवं ईंटों के हिस्से एवं अन्य वस्तुओं का उत्खनन करके अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहास में समय की गणना किस प्रकार की जाती है? प्रत्येक समाज एवं संस्कृति के पास समय की गणना करने की अपनी प्रणाली रही है। प्रमुख घटनाएं जैसे किसी व्यक्ति विशेष का जन्म अथवा किसी शासक के शासन का आरंभ एक नए युग का आरंभ माना जाता रहा है। युग क्या होता है? समय का एक निश्चित कालखंड युग कहलाता है। आज के समय में विश्व भर में समानतः ग्रेगोरियन कैलेंडर तिथि पत्र का उपयोग होता है। साथ ही त्योहारों की तिथियों की गणना एवं अन्य मांगलिक कार्यों के लिए हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, चीनी आदि अन्य तिथि पत्रों का भी उपयोग होता है। पश्चिम में सामान्यतः ईसा मसीह के जन्म वर्ष के कैलेंडर का आरंभ माना जाता है। इस बिंदु से आगे के वर्ष की गणना की जाती है एवं इसे अंग्रेजी में AD से इंगित किया जाता है।
एडी लैटिन भाषा का एक शब्द संक्षेप है जो ईसा के जन्म के वर्ष के बाद वर्षों को इंगित करता है, परंतु अब विश्व भर में इसे अंग्रेजी में कॉमन इरा अथवा सीई कहा जाता है। उदाहरणतः भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ। इसे 1947 ईस्वी, कभी कभी ईस्वी सन 1947 अथवा 1947 सीई अंग्रेजी में लिख सकते हैं। ग्रेगोरियल कैलेंडर क्या होता है? तिथि पत्र। इस कैलेंडर का उपयोग अब विश्व भर में होता है, जिसमें 365 दिन मिलकर 12 माह तक का निर्माण करते एवं प्रत्येक 4 वर्ष में एक अधिवर्ष होता है। इस प्रकार शताब्दी वर्ष जैसे 1800, 1900, 2000 आदि सभी अधिवर्ष लिपि वर्ष होंगे यदि वह 400 से विभाजित हो सकते हो। इसलिए दिए गए शताब्दी वर्षों में से केवल 2000 ही लिपि वर्ष होगा। इसी प्रकार ईसा मसीह के जन्म की पारंपरिक तिथि से पूर्व के वर्षों की गणना उल्टे अवरोही क्रम में की जाती है एवं इसे अंग्रेजी में बीसी से इंगित किया जाता है। इसे अब अंग्रेजी में बिफोर कॉमन इरा से इंगित किया जाता है। उदाहरण के लिए 560 गौतम बुद्ध जी, जिनके बारे में हम अध्याय 7 में अध्ययन करेंगे, के जन्म की अनुमानित तिथि है। क्या आप गणना कर सकते हैं कि उनका जन्म आज से कितने वर्ष पूर्व हुआ था? मांगलिक क्या होते हैं? अनुकूल अथवा भाग्य लाने वाला शुभ का समय। उदाहरणतः एक मांगलिक शुरुआत। 3 लाख से कुछ पूर्व मुख्य घटनाओं का समय रेखा को यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ पे इसे हिमयुग की शुरुआत है। विश्व शैल चित्रकारी से प्रथम साक्ष्य है। इस पाठ्य पुस्तक में हमें बीसी के लिए सामान्य संवत पूर्व तथा सीई के लिए सामान्य संवत शब्दों का प्रयोग किया है। आइए पता लगाएं। इस प्रकार की गणना सरल होती है, परंतु इसमें एक समस्या होती है। ग्रेगोरियन तिथि पत्र में कोई भी वर्ष शून्य के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है। वर्ष एक सामान्य संवत पूर्व के तुरंत बाद आता है। 2 सामान्य संवत पूर्व से लेकर 2 सामान्य संवत तक एक समय रेखा बनाइए। आप देखेंगे कि शून्य वर्ष की उपस्थिति के कारण इन दो तिथियों के मध्य केवल 3 वर्ष ही होंगे। किसी भी सामान्य संवत पूर्व तथा सामान्य संवत की तिथियों के बीच के वर्ष की गणना करते समय हमें सदैव दोनों को जोड़कर उनके योग से एक को घटा देनी चाहिए। ऊपर दी गई स्थिति में 2 + 2 - 1 = 3 दिया गया है। अपने सहपाठियों के कुछ ऐसे उदाहरणों को अभ्यास कीजिए। उदाहरणतः यदि हम महात्मा बुद्ध के प्रश्न पर पुनः लौटे, मान लीजिए हम आज 2024 सामान्य संवत में हैं, तो महात्मा बुद्ध का जन्म 560 + 2024 - 1 = 2583 वर्ष पूर्व हुआ था। यहाँ पे दिखाया गया है 12,000 अंतिम हिम युग का अंत दिखाया गया है। और यहाँ पे प्रथम अस्थायी निवास एवं कृषि का आरंभ 8,000 सामान्य संवत पूर्व हुआ है। 6,000 सामान्य संवत पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में मिट्टी के बर्तन बनाने की तकनीक की खोज हुई थी। सामान्य संवत पूर्व मेसोपोटामिया में संसार का प्रथम नगर बना था। तांबे के प्रथम धातुकर्म का आरंभ हुआ था 4,000 सामान्य संवत पूर्व में। 2000 संवत पूर्व में सिंधु सरस्वती सभ्यता का उदय हुआ था। ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ये बुद्ध का जन्म इस समय 0 हम इस कालखंड में है, यानी 2000 सामान्य संवत में है। अशोक। इस प्रकार की घटनाओं को चिन्हित करने के लिए समय रेखा एवं सुविधाजनक उपकरण है, क्योंकि यह किसी विशेष अवधि में तिथियों और घटनाओं के अनुक्रम को दिखाता है। यहाँ दर्शाई गई सरलीकृत समय रेखा पर मानव सभ्यता के आरंभ से वर्तमान तक की यात्रा को दर्शाया गया है। समय रेखा पर बिंदुओं के माध्यम से प्रमुख
ऐतिहासिक घटनाओं को चिन्हित किया गया है। ध्यान रखिए कि समय रेखा पर बिंदुकृत हिस्सा छोड़े गए कालखंड को दर्शाता है, अन्यथा यह समय रेखा लगभग 3 मीटर लंबी हो जाती। ये भविष्य है 2000 सामान्य संवत है, ये अतीत है 560 सामान्य संवत पूर्व ईसा मसीह का जन्म। समय रेखा ऐतिहासिक घटनाओं के क्रम को समझने में भी सहायक होती है। उदाहरणतः तिथियां देखे बिना भी अब आप देख सकते हैं कि बुद्ध का जन्म ईसा मसीह के जन्म से पहले हुआ है। बुद्ध का जन्म ईसा मसीह के जन्म से पहले हुआ है। वर्ष एवं दशक वर्षों का कालखंड के साथ इतिहास में लंबी अवधि का अध्ययन करते समय हम सामान्यतः दो अन्य विशेष शब्दों का भी उपयोग करते हैं। शताब्दी, यह किसी भी 100 वर्षों का कालखंड होता है। इतिहास में एक सामान्य संवत से लेकर प्रत्येक 100 वर्षों के लिए शताब्दी की गणना की जाती है। उदाहरणतः वर्तमान में हम 21वीं शताब्दी में है, जो 2001 से आरंभ होकर 2100 तक चलेगी। ईसा पूर्व की गणना करने के लिए हम एक सामान्य संवत पूर्व से आरंभ करके समय के पीछे की ओर लौटते हैं। उदाहरणतः 3री शताब्दी सामान्य संवत पूर्व से 300 सामान्य संवत पूर्व से लेकर 201 सामान्य संवत पूर्व तक का समय सम्मिलित होगा। 17वीं शताब्दी यह किसी भी 1000 वर्षों का कालखंड होता है। इतिहास में एक सामान्य संवत से लेकर प्रत्येक सहस्त्र वर्षों तक के लिए शताब्दी की गणना की जाती है। उदाहरणतः हम 3री शताब्दी में हैं, जो 2001 सामान्य संवत से आरंभ होकर 3000 सामान्य संवत तक चलेगी। शताब्दी की तरह ही सामान्य संवत पूर्व शताब्दी की गणना के लिए एक सामान्य संवत पूर्व से आरंभ करके समय के पीछे की ओर लौटते हैं। उदाहरणतः एक शताब्दी सामान्य संवत पूर्व में एक सामान्य संवत पूर्व से लेकर 1000 सामान्य संवत पूर्व तक का समय सम्मिलित होगा। पृष्ठ 62 एवं 63 में दी गई समय रेखा में क्या आप 8वीं शताब्दी सामान्य संवत पूर्व को चिन्हित कर सकते हैं? आइए पता लगाएं। 1900 सामान्य संवत से लेकर आज तक की एक समय रेखा बनाइए। इस पर अपने दादा दादी का, नाना नानी, माता पिता, भाई बहन एवं अपनी जन्म तिथियों को अंकित कीजिए। साथ ही 20वीं शताब्दी सामान्य संवत के आरंभ वर्षों व अंतिम वर्ष को भी अंकित कीजिए। ध्यान रखिए, क्या आप जानते हैं कि भारत में पारंपरिक तिथि पत्रों का निर्माण किस प्रकार किया जाता रहा है? अनेक भारतीय तिथि पत्र महीनों एवं दिनों के निर्धारण के लिए सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करते हैं। पंचांग तालिकाओं की एक पुस्तक है जिसमें प्रत्येक माह के दिनों के साथ साथ संबंधित खगोलीय आंकड़ों की सूचीबद्ध किया जाता है। उदाहरणतः यह सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्योदय एवं सूर्यास्त आदि जैसी घटनाओं का सटीक आकलन करता है। मौसम के पूर्वानुमान, त्योहारों की तिथियों और समय निर्धारण आदि के लिए आज भी भारत में पंचांग का बड़े स्तर पर उपयोग होता है। इतिहास के कोई स्थान, व्यक्ति, लेख अथवा वस्तु जिसके माध्यम से हम अतीत की किसी घटना अथवा कालखंड से संबंधित जानकारी एकत्र करते हैं, वही इतिहास के स्रोत कहलाते हैं। इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं? क्या आपने माता पिता के परिवार की 3 पीढ़ियों की जानकारी एकत्र कर सकते हैं? आपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी, परनाना परनानी एवं की एक वंशावली बनाइए। इसके नामों का पता लगाइए और यह भी कि वह जीवन यापन के लिए क्या करते थे एवं उनका जन्म कहाँ हुआ था। साथ ही आप उन स्रोतों का भी उल्लेख कीजिए जहाँ से आपने ये सूचनाएं प्राप्त की है। संबंध, नाम, व्यवसाय, जन्म स्थान, सूचना के स्रोत, दादा दादी, नाना नानी का, परदादा परदादी का और परनाना परनानी का। आपने अपने परिवार के अतीत के संबंध में जानकारी कैसे प्राप्त की? इन जानकारियों को प्राप्त करने के लिए क्या आपने छायाचित्रों, डायरियों, पहचान पत्रों आदि का प्रयोग किया? आप केवल अपने माता पिता और संबंधी की स्मृतियों पर निर्भर थे? आइए विचार करें, क्या आपने कभी अपने घर अथवा आसपास पुराने सिक्कों, पुस्तकों, वस्त्रों, आभूषणों अथवा बर्तनों को देखा है? इन वस्तुओं अथवा पुराने घरों एवं भवनों से हम किस प्रकार की सूचनाएं एकत्र कर सकते हैं? प्रत्येक वस्तु अथवा संरचना एक कहानी बताती है और यह चित्रखंड
पहेली यानी जिक्सॉ के हिस्से की तरह होती है। जिन वस्तुओं को आप अपने घर में देखते हैं वह आपको अपने परिवार के इतिहास के विषय में कुछ बताती है। इसी प्रकार हम ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र कर सकते हैं। एक बात सदैव याद रखनी चाहिए, इतिहास के मामले में पहेली के कुछ हिस्से गायब रह सकते हैं। इतिहास के स्रोत: शिलालेख से पांडुलिपि, ताम्रपत्र और सिक्के पे। मौखिक स्रोत हो जाएंगे वंशावली और लोक साहित्य। भारतीय साहित्य हो जाएंगे वेद एवं इतिहास, कविता एवं नाटक, ऐतिहासिक लेख, कहानियों का संग्रह, वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेख। विदेशी विवरण हो जाएंगे यात्रा वृत्तांत और ऐतिहासिक वृत्तांत। कलात्मक स्रोत हो जाएंगे चित्रकला से मिला है इतिहास, मूर्तिकला और पट्टिका यानी पैनलों से। उत्खनन में मिला है मानव एवं पशु तथा पौधों के अवशेषों से। उपकरण एवं हथियार, मूर्तियाँ एवं आभूषण, मृदभांड एवं खिलौने, निवास स्थल एवं समाधान, संरचना, स्मारक और टीलों से पता चलता है। इतिहासकार क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो अतीत का अध्ययन करता है एवं उसके विषय में लिखता है, उसी को इतिहासकार कहते हैं। पृष्ठ 67 पर दिए गए इतिहास के स्रोत संबंधी चित्र को देखिए। यह इतिहास के प्रमुख स्रोतों को एक साथ प्रदर्शित करता है। आपको अभी इन सभी को याद करने की तिथि आवश्यकता नहीं है, हम आगे चलकर इनमें से कुछ का उपयोग करेंगे। उदाहरणतः जब इतिहासकार 1500 वर्ष पूर्व के किसी राजा या रानी, प्राचीन स्मारक, युद्ध या व्यापार की कुछ वस्तुओं के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं तो वे बड़े ध्यान से अधिक स्रोतों की जानकारी संकलित करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी ये स्रोत एक दूसरे की पुष्टि करते हैं, जैसे चित्रखंड, पहेली, जिक्सॉ के टुकड़े मेल खाते हैं, तो कभी एक दूसरे के विपरीत सूचनाएं प्रदान करते हैं, जैसे चित्रखंड, पहेली, जिक्सॉ के टुकड़े मेल नहीं खाते। ऐसी परिस्थितियों में यह निर्णय लेना पड़ता है कि किस स्रोत पर अधिक विश्वास किया जाए। इस प्रकार इतिहासकार जिस कालखंड का अध्ययन कर रहे होते हैं वे उसके इतिहास का पुनर्निर्माण करने का प्रयास करते हैं। इतिहास के इन सभी स्रोतों में कौन योगदान देता है? इतिहासकारों के साथ ही पुरातत्व विज्ञानी, पुरालेखन शास्त्री जो प्राचीन अभिलेख पढ़ते हैं, मानव विज्ञानी जो मानव समाज व संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं, साहित्य व भाषा के विशेषज्ञ आदि इसमें अपना योगदान देते हैं। साथ ही पिछले 50 वर्षों में वैज्ञानिक अध्ययनों ने इतिहास के पुनर्निर्माण में अधिक से अधिक योगदान दिया है। उदाहरणतः प्राचीन जलवायु का अध्ययन, उत्खनन की गई सामग्री का रासायनिक अध्ययन और प्राचीन मानव की आनुवंशिकी के अध्ययन ने एक नया दृष्टिकोण दिया है, जिससे और पूरक स्रोत प्राप्त हुए हैं। साथ ही जब इतिहासकार आधुनिक इतिहास, साधारणतः जिसका अर्थ है पिछली 2 अथवा 3 शताब्दियों का इतिहास का अध्ययन करते हैं, तो समाचार पत्र एवं अन्य महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है। पिछले कुछ दशकों के अध्ययन के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, इंटरनेट आदि का भी उपयोग किया जा सकता है। आनुवंशिकी क्या होता है? जीव विज्ञान की वह शाखा जो यह अध्ययन करती है कि किस प्रकार पौधे, जानवर एवं मनुष्य की कुछ विशेषताएं एवं गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है, आनुवंशिकी कहलाती है। आइए पता लगाएं। अगले पृष्ठ पर इतिहास के स्रोतों से संबंधित कुछ चित्र दिए गए हैं। ये वस्तुएं कौन कौन सी हैं एवं आपके अनुसार क्या दर्शाती है? चित्र के सम्मुख दिए गए स्थानों में वस्तु से संबंधित प्राप्त जानकारी को लिखिए। सिक्के के बारे में आपको लिखना है, इस चित्र के बारे में, अशोक स्तंभ के बारे में। मानव इतिहास का प्रारंभ। हम मानव होमोसेपियंस लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व से पृथ्वी पर रह रहे हैं। यह एक लंबा समय प्रतीत होता है, परंतु यह पृथ्वी के इतिहास का एक छोटा सा अंश मात्र है। आइए आप अपने आरंभिक इतिहास को संक्षेप में जानें। आइए पता लगाएं। ऊपर दिए गए चित्र में शैलाश्रय में आरंभिक मानव से संबंधित कुछ गतिविधियों को देखें। आप इनमें से किसी गतिविधियों को पहचान सकते हैं। प्रत्येक का संक्षिप्त विवरण दीजिए। आदि मानव को प्रकृति से अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक दूसरे की सहायता करने के लिए वे टोलियों अथवा समूहों में रहते थे। वे मुख्यतः आखेटक एवं खाद्य संग्राहक थे तथा भोजन एवं आश्रय की निरंतर खोज करते थे। इसका अर्थ है कि वे अपने जीवन के लिए खाने योग्य पौधे एवं फसलों के संग्रह व आखेट पर
निर्भर थे। हमारे आदि पूर्वजों के प्राकृतिक तत्वों को लेकर कुछ निश्चित विश्वास थे। संभवतः उनकी मरणोपरांत जीवन को लेकर भी कुछ धारणाएं थी। मरणोपरांत जीवन, मृत्यु के बाद का जीवन। यह समूह अस्थायी शिविरों, शैलाश्रय अथवा गुफाओं में रहते थे एवं एक दूसरे से जिन भाषाओं में संवाद करते थे वे अब लुप्त हो चुकी है। उन्होंने अग्नि का उपयोग किया, पत्थर की उन्नत कुल्हाड़ियों एवं ब्लड्स, नुकीले तीरों एवं अन्य उपकरणों आदि के निर्माण ने उनके जीवन को सरल बना दिया। संपूर्ण विश्व की सैकड़ों गुफाओं से शैल चित्रों में उनके जीवन के विविध आयाम दिखाई देते हैं। इसमें से कुछ चित्र साधारण आकृतियाँ एवं प्रकृति प्रतीकों के हैं, जबकि कुछ अन्य चित्र अधिक विस्तृत है एवं उसमें पशुओं एवं मानवों के दृश्य हैं। समय के साथ इन आदिमानवों ने पत्थर एवं मानकों की माला, पशुओं के दांतों के पेंटेड आदि जैसे साधारण आभूषण बना लिए और कभी कभी वे दूसरे समूहों के साथ इनका आदान प्रदान करने लगे। पहली उपज। एक लंबे समय में पृथ्वी की जलवायु में अनेक परिवर्तन आए। एक समय पृथ्वी बहुत ठंडी थी। इसका एक बड़ा भाग हिमाच्छादित यानी बर्फ से ढका हुआ था, इसलिए इसे हिम युग कहा जाता था। इसके विषय में आप विज्ञान में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बाद में जब जलवायु गर्म होने लगी तो हिम का कुछ भाग पिघल गया, जिसके कारण तात्कालिक नदियाँ में जल भराव हो गया, जो बाद में समुद्रों में समाहित हो गई। हिम युग लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक रहा। इसके उपरांत मानव के लिए जीने योग्य परिस्थितियों में सुधार आया। विश्व के कई हिस्सों में उन्होंने एक स्थान पर बसना तथा अनाज उगाना आरंभ कर दिया। उन्होंने गाय, बकरी आदि जैसे जानवरों का घरेलूकरण भी आरंभ कर दिया। भोजन की अधिक उपलब्धता के कारण ये समूह अपने आकार व संख्या में बढ़ गए। ये प्रायः नदियों के किनारे बसने लगे थे, लेकिन इसका एकमात्र कारण जल की उपलब्धता नहीं थी, अपितु यहाँ की मृदा का अधिक उपजाऊ होना भी था। इससे अन्न उगाने की प्रक्रिया अधिक सरल हो गई। आइए पता लगा। अगले पृष्ठ पर दिए गए चित्र का अवलोकन कीजिए। यह कुछ शताब्दी पूर्व में के कृषक समुदाय की गतिविधियों को प्रदर्शित करता है। उन गतिविधियों को सूचीबद्ध कीजिए जिनकी आप पहचान कर सकते हैं। पहले प्रदर्शित शैल चित्र एवं उपयुक्त चित्र दोनों में पुरुषों एवं महिलाओं को कुछ निश्चित भूमिकाओं में दर्शाया गया है। यद्यपि ये स्वाभाविक प्रतीत होते हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि ये सही ही हों और ये सभी परिस्थितियों पर लागू नहीं होते। उदाहरण के लिए हो सकता है कि शैल चित्र में महिलाओं ने गुफा में चित्रकारी करने के लिए रंगों को तैयार किया हो अथवा स्वयं चित्रकारी की हो। दोनों ही चित्रों में हो सकता है कि पुरुषों ने भोजन की कोई वस्तु बनाई हो अथवा शिशुओं की देखभाल में मदद की हो। ऐसी भूमिकाओं एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए कक्षा में चर्चा कीजिए। इस बात का ध्यान रखिए कि हमारे आसपास उस समय की केवल सीमित सूचना ही उपलब्ध है। कल्याण क्या होता है? स्वास्थ्य, समृद्धि और भलाई होता है। पल्ली क्या होता है? एक छोटी बस्ती अथवा छोटा गांव को पल्ली बोला जाता है। जैसे जैसे समुदायों का विकास हुआ, समाज जटिल होता गया। सरदार अथवा मुखिया लोगों के कल्याण के लिए उत्तरदायी थे एवं सभी सामूहिक रूप से सामुदायिक कल्याण के लिए कार्य करते थे। उदाहरण के लिए निजी स्वामित्व का भाव नहीं था और भूमि पर सामुदायिक रूप से कृषि की जाती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, पल्ली यानी उपग्राम बड़े गांवों में परिवर्तित हो गए, जो मुख्यतः भोजन, वस्त्र एवं उपकरण आदि वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगे। धीरे धीरे इन गांवों में संप्रेषण एवं आवागमन का तंत्र विकसित हुआ एवं इनमें से कुछ छोटे कस्बों में परिवर्तित हो गए। उदाहरणतः मृदभांड एवं मिट्टी की अन्य वस्तुओं को बनाने एवं धातुओं के उपयोग, पहले तांबा और फिर लोहा की तकनीकी का आगमन हुआ, जिससे टिकाऊ उपकरण, दैनिक उपयोग की वस्तुओं एवं आभूषणों को बनाना सरल हो गया। अध्याय 6 में देखेंगे कि इन चरणों ने किस प्रकार से सभ्यता के उदय में
योगदान दिया। अभी यह याद रखना आवश्यक है कि मानव सभ्यता को विकास के इन प्रारंभिक चरणों में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। इस दौरान कुछ कठिन क्षण भी आए जब कुछ पूर्ववर्ती प्रजातियों की भांति मानव सभ्यता भी लुप्त हो सकती थी। हम उन आदि मानवों के बारे में कभी नहीं जान पाएंगे जिनके साहस और दृढ़ता के कारण आज हमारा अस्तित्व संभव हो पाया है। आगे बढ़ने से पहले हमें अपने अतीत के बारे में और अधिक जानने की कुछ तरीकों का पता लगाया है। समय रेखा की अवधारणा हमें भिन्न भिन्न समय पर ऐतिहासिक घटनाओं के अनुक्रम को समझाने में सहायता करती है। समय की गणना की विभिन्न विधियां हैं। वर्ष, दशक, शताब्दी एवं सहस्राब्दी इतिहास के विभिन्न स्रोत हैं। ये ऐतिहासिक घटनाओं को समझने और उनका पुनर्निर्माण करने में सहायक होते हैं। हमने आरंभिक मानव का जीवन संक्षेप में समझा और यह भी जाना कि मानव समाज कैसे समय के साथ जटिल होता गया।